आइए क्लास 10 का जो साइंस का एग्जाम था उसे 8 तारीख को लिया जाएगा। जैक बोर्ड ने आज ही इसकी घोषणा की थी। जिस परीक्षा को कैंसिल किया गया था वो पुनः 8 फरवरी को ली जाएगी। तो हम लोग जो समय बचा हुआ है उस समय का सदुपयोग करें और हम रिवीजन कोर्स सिर्फ क्वेश्चन को बताएंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, उसका आंसर भी साथ में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 पूरा अध्याय का वीडियो सीरीज तो चल ही रहा है हमारा, लेकिन तैयारी हेतु इस वीडियो को बनाने के पीछे मुख्य कारण है हमारा कि विद्यार्थी फिर से रिवाइज कर ले संक्षिप्त में, और क्वेश्चन निश्चित है जिसे मैं बताऊंगा उसी से पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखें। चलते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन की ओर ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग ज्यादातर उठाएंगे। सबसे पहले 2-3 तरीकों पर हम गौर करेंगे। उसमें से 3 प्रश्न आपका जो आएगा, 3 प्रश्न वो संतुलित करने पर, अर्थात समीकरणों को संतुलित करना। तो समीकरणों को संतुलित करने को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ध्यान क्या रखना है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं H2 + O2 = H2O। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान क्या रखना है कि H2O2, यहां पे H1 H2O1, तो इधर भी हमको क्या करना है, O को 2 करना है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ का क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे H के 2 हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 कर देंगे। Fe + H2O, Fe3O4 + H2। इसमें क्या करेंगे, देखना है हमको कि Fe इधर 1, Fe इधर 3, H इधर 2, इधर भी 2, O इधर 4 और H इधर, O इधर 1। सबसे पहले Fe वाला करते हैं, Fe3। अब O को 4 करना है, तो O को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब O तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे H जो है वो 8 हो गया। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, यहां भी H को 8 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम चलते हैं एनसीईआरटी में जो सबसे पहला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है, उसे साफ क्यों किया जाता है, तब चूंकि उसमें लिखना है, चूंकि मैग्नीशियम रिबन वायु में रहने से वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात MgO का परत चढ़ा लेता है। MgO के परत चढ़ाने के फलस्वरूप क्या होता है कि वो आसानी से जलता नहीं है। तो उसे जलाने के लिए उसे रेगमाल से, सैंड पेपर से रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है, उसके पश्चात उसको जलाया जाता है। ये आंसर आपका होगा, ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा इसके आगे हम लोग चलते हैं, समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वैसे रासायनिक समीकरण
जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें जोड़ता है क्वेश्चन की रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो उसका उत्तर आप ध्यान रखें कि क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना हम किसी पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात जितने भी तत्व यौगिक होते हैं उन सबों का द्रव्यमान संरक्षित सुरक्षित रहता है। तो उसी की पूर्ति हेतु हम लोग समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसे ये करना, संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो उत्पादों में पाए जाने वाले तत्वों की के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। यानी कि इधर H दो पाया जा रहा है तो उधर भी H दो होना चाहिए, इधर O दो होता है तो इधर उधर भी O दो होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अभिक्रियाओं के प्रकार से हम लोग चल लेते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार, पकड़ने का नियम आप ठीक से देखना है इसको। पकड़ने का नियम क्या होता है, कैसे पकड़िएगा। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, ध्यान से देखें, एक भी नंबर नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। तो सबसे पहला हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार में क्या पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या बोला गया है, A प्लस बी इक्वल टू ए बी, है ना, या A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होती है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें एक से अधिक यानी कि दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं या यौगिक आपस में जुड़कर, है ना, साथ में जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें अभिकारक दो रहेगा या तीन रहेगा और उत्पाद जो रहेगा वो एकल उत्पाद रहेगा। तो वैसे रासायनिक समीकरणों को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, दे देगा CaO प्लस CO2 बराबर CO3 या Ca प्लस H2O बराबर CaOH2 प्लस उष्मा, ये दे देगा। ध्यान देने वाली बात है। पूछेगा एक कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो देखना यहां पे ये है कि कभी कभी ये दिक्कत हो जाता है कि उष्मा दिया हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे उष्मा दिया हुआ है तब एकल उत्पाद कहाँ हुआ, लेकिन ध्यान रखना है कि ये उष्मा नहीं, उत्पाद इसका ए है CaOH2, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, इसको ध्यान रखना है। कभी कभी हल्का हल्का क्वेश्चन भी डाल देता है C प्लस O2 तब CO2 प्लस उलझाने के लिए दे देगा हीट। तो उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि CO2 ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा उत्पाद है। तो कैसी अभिक्रिया है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ना। अथवा कहीं कहीं दे देगा ऐसा X प्लस वाई, एरो का मार्क XY उलझाने के लिए। तो उस कंडीशन में इसको याद रखना है कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट ए हो गया, एक अभिकारक दूसरा अभिकारक ए हो गया और दोनों मिला के एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। इस उत्पाद का एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होगा वो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। और संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक,
ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें एक डायरेक्शन ध्यान रखिएगा कि उसमें ऊष्मा, प्रोडक्ट प्लस ऊष्मा लिखा हुआ रहेगा, तो उस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा श्वसन, श्वसन, इसके पश्चात एलपीजी गैस का जलना, एलपीजी गैस का जलना, चूने को पानी में, चूने को पानी में डुबोना, ये सभी जो है वो कैसी अभिक्रिया के एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। इन सबों में ऊष्मा बाहर आता है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। तो ये ध्यान रखना है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया पूछ देगा इस तरह से कि श्वसन कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो आप ध्यान रखिएगा कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा पूछ देगा एलपीजी गैस का जलना, है ना, या मीथेन का दहन पूछ देगा, CH4 का दहन, CH4 का दहन, एक कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है क्योंकि समय कम है। आप लोग एक बार पूरी तरह से देख लेंगे। यहाँ पे इसका परिभाषा भी पूछ सकता है कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें और उसका 2 एग्जाम्पल दें, है ना। तो ध्यान रखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण जानकारी तो चल ही रही है, सीरीज चल रहा है इसका, लेकिन परीक्षा में इसको अवश्य देख लें। परीक्षा के लिए आप बहुत ही उपयोगी है, जान देने वाली बात है। अगला चलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन, डिकम्पोजिशन, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, उनके लिए भी अलग वीडियो बनाई जाएगी। सीबीएसई से जो करते हैं उनके लिए अलग वीडियो हम डालेंगे। ये एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से जो पढ़ते हैं, उनके लिए वीडियो है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया हम किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर, एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से एकल अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब ध्यान देने वाली बात है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? CaCO3 CO प्लस CO2 हीट, ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग।
AgBr, AgCl, Ag प्लस Cl2 लाइट। तीसरा H2O, H2 प्लस O2। हो सकता है कि एक आध समीकरण हम संतुलित इसमें ना करने पाए, ध्यान दीजिएगा, आप संतुलित करके लिखिएगा, ऐसे होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिक, यानी कि इसमें ऊष्मा, इसमें प्रकाश और इसमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को ग्रहण करके अभिक्रिया करता है, यानी कि अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। एनसीईआरटी में और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको निकाल के थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये इसमें लाइट लिखा हुआ है, तो ये है प्रकाशीय वियोजन, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा इलेक्ट्रिक, यह विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन पूछा था भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, ये कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो भोजन का पाचन कहने का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लिसरॉल, या कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल बनाता है, वसा टूटकर मतलब टूटता है उसमें। तो भोजन का पाचन जो है वो वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक है CaCO3। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि CaCO3 किसका किसका फॉर्मूला होता है? संगमरमर का, संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3, चौक का फॉर्मूला होता है CaCO3। हो सकता है कि फॉर्मूला भी पूछ दे कि चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको ध्यान रखना है कि संगमरमर, चौक, खड़िया उसको कहते हैं। इसके अलावा कछुआ का सल्क जो होता है ऊपर में वो मोटा जो कठोर पदार्थ होता है, वो भी CaCO3 का बना होता है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है कि CaCO3 बनता कैसे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि CaCO3 बनता कैसे है। ध्यान देने वाली बात है कि CaCO3 के बनने के लिए CaO में CO2 का मिलना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना जरूरी है, तभी CaCO3 बनकर तैयार होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। एक क्वेश्चन और इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई पदार्थ X जिसका उपयोग घरों में सफेदी करने के लिए किया जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है? नाम क्या है? तो ध्यान देना है, CaO का यूज हम लोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, CaOH2 का यूज करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यानी कि CaO को जब पानी में मिला देते हैं CaOH2 हो जाता है, और उसको जब हम लोग घरों में सफेदी करते हैं तो देखिएगा CaOH2 जब रहेगा तो उस कंडीशन में बिल्कुल गंदा दिखाई देगा। लेकिन
जैसे ही वह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, CaOH2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो उस परिस्थिति में वो क्या बन जाता है, CaCO3, CaCO3। तब दीवार देखिएगा बिल्कुल एकदम चांदी के जैसा चमकना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे क्या बन गया, CaCO3, अर्थात CaOH2 किससे अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया, तब जाके वो चमकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में वो क्या बन गया, CaCO3 बन जाता है। ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पे क्वेश्चन एक और पूछता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, विपरीत क्यों कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें लिखना क्या है, यहां ऐसे लिख दीजिएगा, नंबर इससे हो सकता है कि ज्यादा मिले। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसको परिभाषित कर दीजिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया लिख करके डैश दीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद नीचे कंक्लूजन दे दीजिएगा कि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। ध्यान देने वाली बात है। सटीक आंसर लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है, लेकिन आधा अधूरा आंसर आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल सटीक आंसर लिखना है। बहुत ज्यादा लंबे लंबे शब्दों में अगर आप जाइएगा तो उलझ जाइएगा। उस परिस्थिति में जो नंबर आने वाला था वो नंबर आपका कट जाएगा। तो जितना ही आंसर का डिमांड है उतना ही लिखना है। ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देने वाली बात है। अब आगे चलते हैं। हालांकि पहले तो ये पता चल जाता था कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, अभी तक जैक का कोई निश्चित सिलेबस तक नहीं है, तो अभी वर्तमान समय में पता चलना मुश्किल है कौन क्वेश्चन कितने नंबर का है। चल रहा है किसी तरह से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर हिट लिखा हुआ रहे, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ रहे, या जिसके ऊपर लाइट लिखा हुआ रहे, तो उसको आप दोनों ऑप्शन में अगर वियोजन अभिक्रिया रहेगा तो वियोजन अभिक्रिया मान सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना है कि अभिकारक की तरफ एक होना चाहिए और उत्पाद की तरफ 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है। वियोजन में इधर एक, इधर 2 या 2 से अधिक, उत्पाद में 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, लेकिन अभिकारक में मात्र एक ही होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बार जो पूछा जाता है उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। क्या ध्यान में रखना है? विस्थापन, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इससे बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। परिभाषा आप जानते हैं, परिभाषा आप जानते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया,
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है, ध्यान देना है। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इंक है, इंक है, इंक इंक खोज के लाओ। है ना? हाँ, क्योंकि इसका इंक खत्म हो गया। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यहां पे अभिक्रियाशीलता पर होता है। क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। पोसो कैमे एजी आले हाकम सीगो, हाकम सीगो। यानी कि सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, है ना, इस तरह करके कॉपर, इस तरह करके हम लोग, कहने का मतलब है ये अभिक्रियाशीलता है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, CuSO4 और Fe, उसमें क्या डाले? Fe। CuSO4, उसमें हमने क्या मिलाया? Fe। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि Cu कम अभिक्रियाशील है किससे? Fe से। अब CuSO4 में हमने किसको डाला? Fe को डाला। तो उस कंडीशन में यहां पे क्या करता है, सो देखिए कि Fe जो है ये SO4 को छीन लेता है। किससे? Cu से, और Cu को विस्थापित कर देता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि Cu के साथ SO4 लगा हुआ था, लेकिन उसका SO4 ले लिया और Cu को डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 बना दिया और Cu को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देने वाली बात है। अब आगे चलते हैं कि यहां पे FeSO4 बना, FeSO4 प्लस इससे अब ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? Zn। तो Zn यहां पे आ गया, जिंक। अब ये क्या करता है? ज्यादा पावरफुल है तो ZnSO4 अब क्या करेगा कि Fe को विस्थापित कर देगा, Fe को विस्थापित कर देगा। इसी तरह ZnSO4 को
कौन कर देगा? जिंक के पहले एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम विस्थापित कर देगा। एल्यूमिनियम के लवण को कौन विस्थापित कर देगा? मैग्नीशियम कर देगा। मैग्नीशियम के लवण को कौन विस्थापित कर देगा? कैल्शियम कर देगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं, और उसका वाला जो लवण होता है सल्फेट है ना, जो होता है उसको छीनने का काम करता है, उसको ले लेने का काम करता है, पावरफुल होता है। ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान, इसको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है, तो उसका रंग बदल जाता है, क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? ध्यान देना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो होता है वो होता है नीला। कैसा रंग होता है? नीला होता है। अब चूंकि कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाला? लोहे की कील यानी कि Fe डाला, तो बस यही अभिक्रिया, ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को मैंने बताया था, यही अभिक्रिया यहां पे होती है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डुबोया गया, तो लोहे की कील जो है वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉपर सल्फेट से लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो पहले उसका रंग कैसा होता है? पहले नीला होता है। अब जब उसमें लोहे की कील को जब हम डुबो देते हैं, तो चूंकि कॉपर को विस्थापित कर दिया, अब कॉपर को विस्थापित करने के कारण उसका रंग जो है वो नील सोन हो जाता है, फीका नीला जिसको हम कहते हैं, वैसे कलर में वो आ जाता है। तो इसमें लिखना क्या है? ध्यान दीजिएगा, आंसर को ध्यान में रखना है। आंसर कैसे लिखेंगे हम? कि चूंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, और जब इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो वह कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। और आंसर लिखने के पश्चात आपको करना क्या है कि आप ये जो एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल पहले बताया है, उस एग्जाम्पल को आप लिख देंगे। ध्यान देने वाली बात है, उस एग्जाम्पल को आपको लिखना है। उस एग्जाम्पल को लिख दीजिएगा। कौन सा एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल CuSO4 प्लस Fe। इस एग्जाम्पल को आपको निश्चित लिखना है ना। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, हमने बताया कि नीला होता है। अब जब इसमें लोहा डाल देते हैं तो लोहा डालने की परिस्थिति में क्या होता है कि वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो उसका रंग खुद ब खुद बदल जाता है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इसमें ध्यान देना है कि विस्थापन अभिक्रिया में ये चीज ध्यान देना है कि विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? ये विस्थापित करता है। एनसीईआरटी में आप एग्जाम्पल देखें। किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप इस चैप्टर को जब हम पूरी तरह से विश्लेषण करके पढ़ाएंगे, उसका सीरीज चल ही रहा है, 2-3 भाग इसका पढ़ाए हैं। क्योंकि वीडियो का टाइमिंग मेरा कम था, इसलिए एक वीडियो में वो पूरा चैप्टर नहीं हो पाता है। ध्यान देने वाली बात है। अब आगे चलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया में। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन।
इसमें बोला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसका परिभाषा भी पूछता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक आयनों का आदान प्रदान कर, आयनों का आदान प्रदान कर, आयनों का आदान प्रदान कर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स वाई प्लस ए बी इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। ध्यान से समझना है, इसको देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, NaOH प्लस HCl, तो बन जाता है NaCl प्लस H2O। ध्यान से समझना है, ये X, ये Y, ये A और ये B। सर यहां पे थोड़ा सा गलती हुआ, XB और YA, ध्यान देना है। अब यहां पे क्या बना, ये देखिए XB और A और Y। ध्यान से समझना है इसको, A और Y। ध्यान से समझने वाली बात है कि यहां पे क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो इसको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। इसमें आयनों का आदान प्रदान कहां कहां से हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा कि NaOH इसमें HCl था, वो Cl दे दिया, ये OH को दे दिया, वो Cl को दे दिया, Cl इसका यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और OH इसका इधर ट्रांसफर हो गया। H एगो था यहाँ पे, ये H आ गया तो दूगो H हो गया और ये वाला O, यानी कि H मिलके वहां पे क्या बनाया, H2O बना दिया। तो वही ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको चलना है, ध्यान दीजिएगा। अगला और भी एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं, लेकिन आराम से इसको देख लीजिए क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। गौर से देख लीजिए। पेनवन चल रहा है, पेन सही करो। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। और भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं आप।
एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं। और भी इसका एग्जांपल आप देख लीजिएगा, है ना। पेन क्या हो गया समझ में नहीं आता है ठीक से ढंग से चलने का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में आप एग्जांपल देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पेन सही करो रे। समझ में नहीं आ रहा है पेन कैसे चलेगा। एक और द्विविस्थापन का एग्जांपल आप देख लीजिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू NaCl प्लस BaSO4। इसमें भी वही है। ये चलिए इसको मानते हैं हम x ही मानते हैं, इसको y, इसको a, इसको b। यहां पे क्या बना, a और y, और इधर क्या बना, x b। ये बनता है, ये चीज बताया था हम लोग, ये ध्यान देना है कि इसमें इसका आयन कौन है, Cl है। ये इसको दे दिया, इसका ट्रांसफर यहां पे हो गया, और ये वाला जो है वो इस जगह पे आ गया। तो एक डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट अभी ठीक चल रहा है 1, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 2। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा पूछता है और उसका एग्जाम्पल पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको एकदम ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान से समझते जाना है। अब हम लोग चलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का, या बोल सकते हैं तथा की जगह या बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन का ह्रास हो। एक ही में दोनों चीज नहीं हो सकता, ह्रास हो। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। डिटेल हम बताएंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिए हैं, 2-3 पार्ट उसका बना हुआ, उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। अभी परीक्षा की तैयारी को लेकर के थोड़ी हड़बड़ी में इसको मैं बता रहा हूं। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन
अभिक्रिया। जैसे एस प्लस O2 SO2, C प्लस O2 CO2, Pb प्लस O2 PbO2। इसके अलावा CU प्लस O2 CuO। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, का संयोग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, का संयोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो अर्थात ये कैसी अभिक्रिया है, ये उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान देना है। उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसी को पलटाएंगे। इसी को जब हम पलटाएंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है ना, या हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो उसको हम अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसी को पलटा देते हैं हम, SO2 क्या हो गया, S प्लस O2। यहाँ पे SO2 से S अलग, ऑक्सीजन अलग हो गया। CO2 से C प्लस O2, ऑक्सीजन अलग हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे दे देगा S प्लस O2, बोलेगा इसमें कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ, तो आप क्या दीजिएगा, सल्फर उपचयित हुआ। इसमें कार्बन उपचयित हुआ, इसमें Pb उपचयित हुआ, इसमें Cu उपचयित हुआ। इस चीज को ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो नोट कर लीजिएगा इसको कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और उपकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, अर्थात अपचयन और उपचयन दोनों हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, CuO प्लस H2O। लंबा बन रहा है, बनने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं, Zn प्लस CuSO4, इसको करते हैं Zn प्लस CuSO4, Zn SO4 प्लस Cu।
यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि इस जगह पे, यहां पे और इस जगह पे, ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ध्यान देने वाली बात है। ये समझना है कि ZnCuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण भी होता है। ऑक्सीकरण कैसे हुआ, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे Zn था, इस जगह पे Zn था, वहां पे क्या बन गया ZnSO4, अर्थात ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। Zn के साथ सल्फर जुटा है, सल्फर के साथ साथ ऑक्सीजन का भी संयोग हुआ, तो यहाँ पे Zn का क्या हुआ, Zn का उपचयन हुआ। और दूसरे नंबर में हम चलते हैं, नीचे क्या होता है CuSO4 को हम आप ध्यान से देखिए, CuSO4 इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन इससे क्या हो गया, अलग हो गया, तब क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे दोनों चीज हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, अर्थात अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो उस कंडीशन में इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, CuO प्लस H2O बराबर CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पे देखिए CuO था, लेकिन यहां पे क्या हो गया, CuO इसके साथ ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन यहां पे क्या हो गया, हट गया, तो यहां पे क्या हुआ, अपचयन हुआ। यहां पे क्या हुआ, अपचयन। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हुआ, उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। और भी डिटेल हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। अब इसमें क्या बच जाता है, इसमें और जो पूछने लायक मटेरियल है उसको हम देखते हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता, इसमें ध्यान देना है कि ये दोनों ऑक्सीकरण के कारण होता है, दोनों ऑक्सीकरण के कारण होता है। संक्षारण क्या है कि जब भी कोई भी धातु हो, और खासकर लोहा में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी धातु जब नमी से, अम्ल से, क्षारक से रिएक्शन करता है, उसको बाहर में जब हम छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ऑक्साइड की, कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, और धीरे धीरे वह वस्तु जो है वो संक्षारित होते जाता है, कहने का मतलब कमजोर होते जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा में लौह ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसका कलर क्या होता है, भूरा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहा संक्षारित होता है तो उसके ऊपर किस रंग का परत चढ़ता है, भूरा रंग का। आपका तांबा में, तांबा को अगर छोड़ देंगे तो वो संक्षारित होकर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो हरा रंग का परत होता है। उसके बाद इसी तरह सिल्वर, सिल्वर में काला रंग का परत चढ़ जाता है, इसमें भी कार्बोनेट बन जाता है तो काला रंग का परत चढ़ता है।
तो संक्षारण क्या है आप समझ गए। संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको धातु अधातु चैप्टर में भी बताएंगे। संक्षारण से बचने के लिए हम लोग पेंट करते हैं, प्लास्टिक पेंट कर देते हैं, अथवा दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं, दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं, लोहे में ग्रीस लगाते हैं, तेल लगा देते हैं, इत्यादि लगाते हैं, तब जाके संक्षारण से हम लोग सुरक्षा कर पाते हैं। इसको हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु में। अब विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता, अगर किसी भी खाद्य पदार्थ, वसायुक्त खाद्य पदार्थ, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अगर हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत होने के बाद क्या होता है कि उसका गंध और स्वाद बदल जाता है, खराब हो जाता है, खराब गमकना स्टार्ट कर देता है, खराब गंध देना स्टार्ट कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब आप चिप्स वगैरह जो होगा वो फूला हुआ रहता है, और अगर उससे हवा निकल जाए उसके बाद 2 दिन के बाद खाइए तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन चला गया, वो ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकरण हो गया उसका, वो खराब हो जाएगा, वो उसका गंध भी खराब हो जाएगा, टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है कि चिप्स की थैली के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस, और स्वादहीन गैस होता है, स्वादहीन गैस होता है नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन गैस के कारण जितने भी पैकेट वाला खाद्य पदार्थ होता है वो मतलब क्या कहते हैं, क्रंची होता है, यही बनाता है कौन? नाइट्रोजन गैस। तो क्वेश्चन इसमें आता है कि वसायुक्त खाद्य पदार्थों की थैली के अंदर, चिप्स की थैली के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? तो इसमें लिखा है कि चूंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस, अक्रिय व स्वादहीन गैस होता है, जो ऑक्सीजन को थैली में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे लंबे समय तक खाद्य पदार्थ, वसायुक्त खाद्य पदार्थ या चिप्स जो होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसलिए मतलब चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अब इसमें जो क्वेश्चन बचे, कुछ प्रश्नों का और भी विश्लेषण हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।